ज़ीरो टू इन्फिनिटी। दोस्तों, न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ माइंस रूल 1955। ये आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या और माइनिंग के जितने अदर एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बेनिफिट करेंगे। इससे आपको माइन रूल्स 1955 की थॉरो नॉलेज होगी और जितने भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या अदर माइनिंग एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे उसमें आपको इससे हेल्प मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सपोर्ट भी मिलेगा अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो माइन रूल में एंटर करने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं सेक्शन 58 को। माइंस एक्ट 1952 में जो सेक्शन 58 दिया हुआ था वो था पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो नीचे लिखे हुए जितने पॉइंट्स हैं इनके ऊपर रूल्स बना सकती हैं। पहला था टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड करने के लिए कमेटी का और उसके डे टू डे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, फॉर्म और रजिस्टर प्रिस्क्राइब करने के लिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट करने के लिए, फिर जो भी 6 ईयर बिलो चाइल्ड बियरिंग वुमेन थी उनके लिए क्रच प्रोवाइड करने के लिए, पिट हेड बाथ, शावर बाथ, लॉकर रूम की फैसिलिटी देने के लिए, सैनिटेशन से रिलेटेड, मेडिकल अप्लाइंसेज से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करने के लिए, वेलफेयर ऑफिसर्स के लिए, रेस्क्यू स्टेशंस, रेस्क्यू ब्रिगेड के प्रोविज़न के लिए और सेफ्टी कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। माइन रूल्स जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें पिट हेड बाथ, शावर बाथ, लॉकर रूम इसको छोड़कर और साथ ही साथ क्रच, वुमेन के लिए जो क्रच प्रोवाइड करने की फैसिलिटी है इसको छोड़ के बाकी सारे प्रोविज़न के लिए रूल बनाए गए हैं। और क्रच से रिलेटेड और पिट हेड बाथ से रिलेटेड सेपरेट रूल्स हैं जो कि हम अलग सीरीज़ में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं माइन रूल्स के अंदर में। फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर सेकंड चैप्टर आता है कमेटी के बारे में, इसमें कमेटी के ऑफिस टर्म, उसके फंक्शंस और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। थर्ड चैप्टर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऊपर में। फोर्थ चैप्टर है सर्टिफाइंग सर्जन्स के ऊपर में। फिफ्थ चैप्टर मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर। सिक्स चैप्टर वर्कमैन इंस्पेक्टर सेफ्टी कमेटी। सेवन चैप्टर हेल्थ और सैनिटेशन के प्रोविजंस हैं। एट चैप्टर में फर्स्ट एड और मेडिकल अप्लाइंसेस की बात की गई है। नाइन्थ चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनस, कैसे करना है, क्या करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं उसकी बात की गई है। फिर है लीव, वेजेस एंड ओवर टाइम 10th चैप्टर में। 11th चैप्टर वेलफेयर एमिनिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जानी है। 12th चैप्टर रजिस्टर्स, नोटिस और रिटर्न्स के बारे में है। 13th चैप्टर मिसलेनियस है और 15th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है रेसिसेंस एंड सेविंग्स है। सबसे पहले हम जानते हैं माइन रूल्स बना कैसे। माइन रूल्स गजट में पब्लिश हुआ था 2 जुलाई ऑफ 1955 को थ्रू SRO नंबर 1421, यानी स्टैट्यूटरी रूल और ऑर्डर का सीरियल नंबर 1421 जो कि गजट में 2 जुलाई 1955 को पब्लिश हुआ था। उस दिन से माइन रूल्स फोर्स में आ जाता है। अब देखिए फर्स्ट जो माइन रूल्स स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है। In exercise of the powers conferred by Section 58 of the Mines Act 1952, the central government hereby makes the following rules and the same having been previously published as required by subsection 1 of Section 59 of the Act, namely Section 58 की अभी जस्ट हमने बात की, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी सेक्शन 58 के अंदर दी गई पावर के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइन रूल्स बनाया है। सेक्शन 59 था प्रायर पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन एंड रूल्स। ये रूल्स अभी आप जितने माइन रूल्स 1950 जो भी रूल्स प्रोविजंस अभी आप पढ़ने वाले हैं वो सबको प्रायर पब्लिकेशन किया गया है। फर्स्ट रूल देखते हैं, रूल 1, शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशंस। सब रूल 1 है इसका। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द माइन रूल्स 1955। सिंपल है, ये भी जो भी रूल्स इस गजट के अंदर पब्लिश किए गए हैं सबको माइन रूल्स बोला जा सकता है 1955। सिंपल है, ये ऑब्वियस है। सब रूल 2 है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रूल शैल अप्लाई टू एवरी माइन ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन टू विच द एक्ट अप्लाइज। अब आप थोड़ा सा याद करें, एक्ट जो था वो सिक्किम को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल था, लेकिन जो रूल है वो हर वो माइन के ऊपर एप्लीकेबल है जो माइन एक्ट के अंदर में कवर हो रही है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं दी गई हैं। रूल्स के लिए है जहाँ भी माइन है, जो माइंस एक्ट के अंदर है वो सब पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल 2 है डेफिनेशंस। देखिए डेफिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि डेफिनेशंस ही बताती हैं कि क्या चीज़ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब जो चीज़ें दी गई हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो किस चीज़ को रेफ़र कर रही हैं। कभी कभी हो सकता है एक सिंगल वर्ड कई सारी चीज़ों को एक साथ रेफ़र कर सकता है, लेकिन डेफिनेशंस को एक्सप्रेसली दे देने से वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट देखिए क्या है इसमें, द एक्ट। एक्ट मीन्स द माइंस एक्ट 1952, यानी रूल्स के अंदर में, माइन रूल्स के अंदर में जहाँ भी द एक्ट
की बात आएगी, यानी द एक्ट जिसको रेफर किया जाएगा वो माइंस एक्ट 1952 को रेफर किया जाएगा। फिर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो सेक्शन 24 पढ़ा था हमने माइंस एक्ट का, उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बात की गई थी। तो इस रूल के अंदर में भी जहाँ पे भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वर्ड आएगा, इसका मतलब वो सेक्शन 24 के अंदर जो अपॉइंट की जाने वाली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसको रेफर करेगा। फिर नेक्स्ट है फॉर्म। माइन रूल्स में टोटल 5 शेड्यूल दिए हुए हैं। अगर आपके पास माइन रूल्स की बुक होगी तो आप उसमें देखेंगे लास्ट में 5 शेड्यूल दिए हुए हैं। और साथ ही जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने सारे फॉर्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको यहाँ पे फॉर्म बोल करके डिफाइन किया गया कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितने भी फॉर्म दिए हुए हैं उनको फॉर्म बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन। सेक्शन है एक्ट के अंदर में जितने भी सेक्शन है उनको सेक्शन बोलेंगे। अगर माइन रूल के अंदर कहीं पे सेक्शन वर्ड लिखा गया इसका मतलब वो किसी एक्ट के सेक्शन को रेफर कर रहा है। शेड्यूल का मतलब है इस माइन रूल्स के अंदर में जितने 5 शेड्यूल दिए गए हैं उन शेड्यूल की बात हो रही है। फिर है मैनेजर। मैनेजर includes mine superintendent who is appointed by the owner or agent of a mine under section 17 of the act and such responsible for control, management, supervision and direction of a mine। यानी सेक्शन 17 के अंदर में कोई भी माइन सुपरिटेंडेंट जो मैनेजर की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल, मैनेजमेंट, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ माइन के लिए, उसको मैनेजर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट सर्टिफाइंग सर्जन है। सेक्शन 11 ऑफ माइंस एक्ट में सर्टिफाइंग सर्जन की बात की गई थी। अब इस माइन रूल के अंदर में अगर कहीं भी सर्टिफाइंग सर्जन वर्ड आता है इसका मतलब वो सेक्शन 11 में जो सर्टिफाइंग सर्जन है उसको रेफर कर रहा है। कैलेंडर ईयर फिर है डिफाइन किया गया। कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है उसको एक कैलेंडर ईयर बोलेंगे, जो स्टैंडर्ड कैलेंडर है। फिर है ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन, मीन्स द पर्सन अदर देन द मैनेजर whom the owner or agent may appoint for securing compliance with the provisions in respect of the canteens। मैनेजर को छोड़ के जो दूसरा पर्सन जिसको स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया है कैंटीन की देखभाल करने के लिए और एक्ट के अंदर में कैंटीन के जो प्रोविजंस हैं उससे कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए, उसको बोलेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। साधारणतः कितने लोग एम्प्लॉयड हैं किसी माइन में, ये कैसे डिफाइन किया गया देखिए। विद रेफरेंस टू एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड पर डे in the mine or part of mine during the preceding calendar year obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days excluding rest days and other non-working days। ऐसे तो ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, लेकिन देखिए इसमें 2-3 वर्ड्स आए हैं, उस वर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए देखते हैं। पहला तो है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज नंबर आप सब जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज, क्या आ गया, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन आ गया किसी भी पर्टिकुलर डे में। फिर कह रहा है कि प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में, यानी कि अगर 2017 की मैं बात करूं तो 2016 के जो कैलेंडर ईयर था, 2016 का जो कैलेंडर ईयर था उसके अंदर जितने लोग एम्प्लॉयड थे उसको कैलकुलेट करेंगे, तब हम निकाल पाएंगे 2017 में हम बोल पाएंगे कि इतने लोग ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं, यानी इसको पिछले साल से रेफरेंस किया जाता है। अब बोल रहा है डिवाइड ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मैंडेज। मैंडेज किसको बोलते हैं? मैंडेज का मतलब हो गया जैसे आज हमारे पास आज कोई माइन की कोई शिफ्ट चल रही है। फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए आपने 40 लोगों से काम लिया, सेकंड शिफ्ट में 30 लोगों से काम लिया और थर्ड शिफ्ट में 30 लोगों से काम लिया, तो टोटल मैंडेज जो हो गए उस पर्टिकुलर डे में हो गए 40 + 30 + 30 यानी 100 लोग हो गए, तो 100 मैंडेज हो गए। अब एक चीज़ और है यहाँ पर ध्यान देने वाली, हो सकता है आपकी माइन में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड हों वो हो सकता है 50 हों, ठीक है, एक शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में 50, थर्ड शिफ्ट में 50, यानी 150 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है माइन में। अब हमारे पास तीनों शिफ्ट में 50 लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी 150 लोग एम्प्लॉयड हैं। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में प्रेजेंट कितने थे? 40 लोग, सेकंड में कितने थे? 30, थर्ड में थे 30। तो मैंडेज वर्क की बात कर रही है यहाँ पर, टोटल एम्प्लॉयमेंट से मतलब नहीं है, कितने लोगों ने काम किया, कितने मैंडेज हुए, इससे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाएगा। फिर है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग रेस्ट डेज एंड अदर नॉन वर्किंग डेज। रेस्ट डेज का क्या मतलब हुआ? जैसे कि वीकली डे ऑफ रेस्ट होता है, तो मान लीजिए संडे को रेस्ट है, तो ऐसे पूरे साल भर में 52 संडे आ जाएंगे। अदर नॉन वर्किंग, कुछ नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, कुछ अलग टाइप के गैजेटेड नॉन गैजेटेड हॉलीडेज़ होते हैं जो किसी माइन में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उनको भी माइनस कर देना है। तो अब क्या है कि जो टोटल पिछले साल में जो टोटल मैंडेज है, पूरे साल का मैंडेज निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जो टोटल वर्किंग डेज थे, एक्चुअल वर्किंग डेज, उसमें से टोटल ईयर डेज में से हमको माइनस क्या क्या करना पड़ेगा? पहला रेस्ट डे, सेकंड नॉन वर्किंग डेज जो भी हॉलीडेज वाले थे, फिर जो नंबर निकल के आएगा वो होंगे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड।
यानी कि अगर हम 2016 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2017 में जब भी हम बात करेंगे तो बोलेंगे 2017 में इतने लोग ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं। यानी माइंस एक्ट और उसके अंदर जितने रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर जो भी चीज़ें बनने वाली हैं या बनेंगी उन सब के रेफरेंस में जब भी हम बात करेंगे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड कितने लोग हैं तो ये जो नंबर निकल के आया वो लोग होंगे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। इसको देखिए एक बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए इस एग्जाम्पल में कुछ डेटा है, पढ़ते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन 1 है, बेरा अंडरग्राउंड माइन इज लोकेटेड इन झरिया कोलफील्ड्स एंड द एम्प्लॉयमेंट डेटा ऑफ द माइन इन डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड 16-17 इज गिवन बिलो टेबल। नीचे जो टेबल दी है उसमें दिया जनवरी से लेकर के मार्च के क्वार्टर में सरफेस पे और अंडरग्राउंड में कितने कितने लोग थे। इसी तरह से आगे के क्वार्टर्स के दिया हुआ है, अप्रैल 16 से जून 16, जुलाई से सितंबर 16, अक्टूबर 16 से दिसंबर 16, जनवरी 17 से लेकर मार्च 17 तक। अब क्वेश्चन क्या है, इफ द माइन ऑब्जर्व्स इट्स वीकली ऑफ ऑन संडे एंड ऑल्सो ऑब्जर्व्स 8 हॉलीडेज इन अ कैलेंडर ईयर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन इन द माइन। सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है, क्वेश्चन भले इतना बड़ा हो, सॉल्यूशन काफ़ी आसान है इसका। ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन पहले पढ़ी है यहाँ पर, वो थी क्या 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कभी हो सकता है गलती से आप ये ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक करते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमको इसमें क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के मैन पावर को कैलकुलेट करना है, मैन डेज को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ऐड करेंगे टोटल मैन डेज को जनवरी 16 से लेकर दिसंबर 16 तक तो वो आएगा 39040 यानी 39,040, और जो टोटल अवेलेबल वर्किंग डेज रहेंगे वो होंगे 365 यानी ईयर में जितने डे होते हैं माइनस 52 संडे हो गए माइनस 8 हॉलीडे जो बात की गई। तो इस तरह से जो नंबर निकल के आएगा 128, यानी 2017 में जब भी हम जाएंगे बात करेंगे तो बोलेंगे कि 128 लोग ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं इस एक्ट के पर्पस से। इस एक्ट में अगर कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी, कहीं भी कोई रेफरेंस देना होगा तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन्स का नंबर आएगा 128।